मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, पदार्थ की संरचना। बच्चों हम पदार्थ की संरचना चैप्टर में हम 3.3 सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो बच्चों यहाँ सूत्र क्या होता है, यदि हम देखें बच्चों तो यहाँ पर जैसे वाटर का हम सूत्र देखते हैं H2O, ठीक है, H2O। तो ये पानी का सूत्र है बच्चों, जल का सूत्र है ना। तो जब हम किसी तत्व या यौगिक के अणु को लिखते हैं तो ये यौगिक का एक अणु है, ठीक है। इसमें 2 तत्व पाए जा रहे हैं, 2 प्रकार के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और क्या होता है कि जो तत्व हैं इसमें उपस्थित उसकी परमाणुकता कितनी है, उसमें कितने परमाणुओं से मिलकर वो तत्व बना है। तो हाइड्रोजन 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन, और ये सब यौगिक के रूप में एक अणु में दर्शाए जा रहे हैं। यही हमारा क्या है बच्चों, सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र मतलब आप समझ चुके होंगे। या फिर हम जानते हैं बहुत सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये भी एक सूत्र के रूप में होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन, क्लोरीन भी आप लोग देख सकते हैं, Cl2, ये अणु सूत्र है ना। सिर्फ ये तो सिर्फ क्लोरीन है, पर ये अणु सूत्र कब बना, जब ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है ना। इस प्रकार से ना लिख करके हम कैसे लिखते हैं, Cl2। तो ये एक अणु है। वैसे ही नाइट्रोजन को हम N से दर्शाते हैं, ये हमारा नाइट्रोजन का संकेत है। पर नाइट्रोजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, 2। तो ये नाइट्रोजन का एक अणु है ना। तो ये नाइट्रोजन का सूत्र है, ये क्लोरीन का सूत्र है। वैसे ही आयोडीन का सूत्र हम बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार से ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला है, सूत्र है ना। ये जल का सूत्र है, ये नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, आयोडीन का, ठीक है। अब देखिए, संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के पीछे पादांक में उसके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में तथा कुछ अणुओं के रूप में मिलते हैं। परमाणु रूप के तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे हीलियम का संकेत He है ना, तथा यह एक ही परमाणु से बना है। बच्चों यहाँ यदि हम यहाँ पर 2 लिख देते तो हमें पता चल जाता कि हीलियम 2 परमाणु से मिलकर बना है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक ही परमाणु से मिलकर बना है ये तत्व, है ना। उसका सूत्र भी He है, तो ये इसका सूत्र ही है, ठीक है। हीलियम का सूत्र क्या है, He। ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पादांक में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसके पादांक में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। किसी भी तत्व को अणुओं के रूप में लिखने से पहले यहाँ यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में बच्चों, यहाँ क्लोरीन के 3 अणु हैं। हम इसे 3 अणु कैसे बोलेंगे, ये एक परमाणु और ये एक परमाणु, 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाए बच्चों, है ना, Cl2। ये एक Cl2, एक Cl2, कितने Cl2 हो गए, 2 Cl2। तो Cl2 लिखेंगे, तो ये एक अणु बन गया क्लोरीन का। इसी प्रकार और एक अणु है, ये अणु है, तो ये 3 अणु कहलाएंगे, है ना। 3 परमाणु नहीं कहलाएंगे। परमाणु कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 परमाणु है। पर यदि हम सिर्फ नॉर्मली बोलें कि ये कितने अणु हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये एक अणु है, ये 2 अणु है और ये 3 अणु है ना। क्लोरीन के 3 अणु हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग फास्फोरस का भी एक अणु देख सकते हैं, है ना। फास्फोरस में कितने परमाणु होते हैं बच्चों, 4, 1 2 3 4। तो एक अणु बन गया, है ना, P4 के द्वारा हम इसे दर्शाएंगे। अब देखेंगे बच्चों, जैसे क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, अतः क्लोरीन की परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती है ना। क्लोरीन के एक अणु को दर्शाने के लिए उसके संकेत Cl के पीछे, यानी कि क्लोरीन के पीछे पादांक 2 का उपयोग कर सूत्र Cl2 लिखा जाता है ना। देखो बच्चों, यहाँ संकेत, क्लोरीन का संकेत Cl है, पर क्या होता है कि क्लोरीन का जो अणु सूत्र है उसमें हम
पादांक में 2 लिखकर उसका सूत्र को बनाते हैं, है ना, अणु सूत्र लिखा जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन आयोडीन तथा ओजोन को N2I2 तथा O3 द्वारा दर्शाया जाता है। इस सूत्र को क्या कहते हैं? अणु सूत्र कहते हैं, है ना बच्चों। नाइट्रोजन को भी, आयोडीन को भी, ओजोन को भी। हम जैसे कि हमारा जो ओजोन है ये कितने परमाणु से मिलकर बना है? 3 परमाणुओं से, ठीक है। आयोडीन 2 परमाणुओं से, तो ये अणु सूत्र हो गया। इसी प्रकार से आप फास्फोरस देख सकते हैं 3.8 में चित्र में दिया हुआ है, तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं। अतः इनके एक अणु को P4 तथा S8 द्वारा दर्शाया जाता है। तो सल्फर कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है? 8, और फास्फोरस 4। तो हम यहाँ डायग्राम में देख चुके हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है कितना है? 4 है ना, इसलिए हम P4 लिखेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हमने देखा कि जो सल्फर है ये भी 8 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए हम S8 से इसको दर्शाते हैं। ये अणु सूत्र है सल्फर का, ठीक है। अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं, है ना। जो ठोस तत्व होते हैं, कठोर ठोस के रूप में होते हैं, वो परमाणु किस रूप में होते हैं? समूह के रूप में होते हैं, है ना। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर जो दिया हुआ है, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। इसी प्रकार परमाणुओं की संख्या देखकर सारणी में तत्वों का सूत्र लिख सकते हैं, है ना। आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। सारणी 3.5 में दी गई सूचनाओं के आधार पर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारणी 3.5 है। इसमें हम तत्व का नाम लिए हैं ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आप लोग जानते हैं ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br, आयोडीन का संकेत I, सल्फर का संकेत S होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O, है ना, और हाइड्रोजन का संकेत H होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमाणुकता कितनी कितनी होती है। तो ब्रोमीन की परमाणुकता 2 होती है, तो Br पादांक में हम 2 लिखेंगे, ठीक है। आयोडीन की भी परमाणुकता कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर 2 पहले से लिखा हुआ है सूत्र, तो हम इसकी परमाणुकता को लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सल्फर। सल्फर की परमाणुकता 8 होती है, तो हम यहाँ पर S8 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणुकता कितना दिया हुआ है? 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन की परमाणुकता यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? H2, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, और भी तत्वों का परमाणुकता और उसका सूत्र बना सकते हैं। सभी यौगिक अणु रूप में ही पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि हम देख लिए, अपना वाटर देख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, है ना, अमोनिया देख सकते हैं बच्चों। ये सब क्या है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये यौगिक है, क्योंकि 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये भी यौगिक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कार्बन है, ऑक्सीजन, 2 तत्व हैं, तो 2 तत्व से मिलकर बना है, तो यौगिक कहलाएगा बच्चों। पानी भी हमारा 2 तत्वों से मिलकर बना है, यौगिक कहलाएगा, है ना। जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक यौगिकों से मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? मिश्रण, ठीक है। और सिर्फ जो एक ही तत्व से, एक ही परमाणु से बना होता है वो तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी यौगिक अणु रूप में ही पाए जाते हैं, तो ये अणु रूप है ना। उनको अणु सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जल का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, और ये अमोनिया का सूत्र है, ठीक है बच्चों। यदि बोल दिया जाए कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिख कर दिखाओ, तो CO2 लिखेंगे आप लोग। जल का सूत्र लिख कर दिखाओ तो आप लोग लिख देंगे H2O, अमोनिया का NH3, ठीक है। अतः उसका अणु सूत्र लिखने से पहले यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। अतः उसका अणु सूत्र लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यौगिक किन किन तत्वों से बना है तथा उसमें इन तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित हैं। आइए इसे पानी के उदाहरण द्वारा समझें। तो पानी, है ना, जल। चित्र 3.9 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 3.9 में पानी का सूत्र दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि जो अणु सूत्र होता है हमारा, ये कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने तत्वों से मिलकर बना है, और जो कितने तत्वों से, वो तत्व कितने परमाणुओं से मिलकर बना है वो देखेंगे। तो हम देख सकते हैं पानी के जो तत्व हैं वो कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, है ना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। पर जो हाइड्रोजन के तत्व हैं कितने परमाणु से मिलकर बना है, 2 परमाणु से मिलकर बना है, 1 और 2। और ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 1 ही परमाणु है ना। तो हम तत्वों की संख्या गिनने के बाद, तत्वों की संख्या के बारे में जानने के बाद, तत्व के जानने के बाद क्या देखेंगे कि तत्वों की संख्या, परमाणु संख्या कितनी है ना, उसके बारे में हम पता करेंगे। अब देखिए का एक अणु हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर पानी का जो है एक अणु हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से बनता है, अतः इसका अणु सूत्र H2O लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है इसलिए हम पादांक में 2 और फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन 1 ही है इसलिए O बस लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड चित्र 3.9 ख में देखेंगे कि का जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु कार्बन के 1 तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसका अणु सूत्र क्या होता है, CO2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, C कार्बन एक ही तत्व है और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन की जो परमाणु तत्व हैं वो 2 हैं, है ना, परमाणु संख्या 2 है और कार्बन की जो परमाणु संख्या सिर्फ 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, CO2। और अमोनिया का एक अणु नाइट्रोजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, इसका अणु सूत्र NH3 लिखा जाता है। सारणी 3.6 को पूरा करें। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या 1 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, तो NH3 ये अमोनिया का अणु सूत्र है। बच्चों यहाँ पर सारणी दिया हुआ है 3.6, इसमें यौगिक दिए हुए हैं, है ना। ये सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया क्लोरिक और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर संकेत भी दिए हुए हैं, नाम भी, है ना। अब ये किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना, तत्व जिनसे बना है। तो जिन जिन तत्वों से मिलकर बना है, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड किन तत्वों से मिलकर बना है, सल्फर S हमारा सल्फर का संकेत है, O और S और वो, ठीक है। तो सल्फर की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 1 है। वैसे ही जो ऑक्सीजन है इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 2 है ना। तो हम एक वाले जिसकी जैसे S की 1 परमाणु संख्या है तो 1 को हम नहीं दर्शाते हैं, और O के कितने हैं, 2, है ना। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सल्फर और ऑक्सीजन, और इसमें क्या लिख देंगे, 2, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ 2 लिखा हुआ है इसलिए हम डाई बोलेंगे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल किन किन तत्वों से मिलकर बना है बच्चों, 3 तत्वों से मिलकर। देखिए हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। और इनकी परमाणु संख्या हम देखेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है ना कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या है तो हम यहाँ लिख दिए H2। अब सल्फर के 1 है तो सल्फर का तो हम नहीं लिख सकते ना, बस एक S लिख दोगे, वो अंडरस्टूड होता है। अब देखिए O, यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, H2SO4। इस प्रकार से हम नाइट्रिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है, इन सभी का हम बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों, इसे ये बाकी को आप लोग बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब हम आगे देखते हैं, तत्व या यौगिक के एक अणु, है ना, तत्व या यौगिक के तत्व या यौगिक के एक से अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व के एक से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणु सूत्र या परमाणु के संकेत के पहले वह संख्या लिखी जाती है। यदि हम 2NH4Cl लिखते हैं तो उसका अर्थ NH4Cl के 2 अणुओं से है। 2O2 का अर्थ ऑक्सीजन के 2 अणुओं तथा 2Ca का अर्थ कैल्शियम के 2 परमाणु है।
तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो NH4Cl है ना, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब ये अणु है ना। अमोनियम किसके अणु है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके 2 अणु हैं। कैसे हमें पता चलेगा 2 अणु हैं? आप लोग इसको 2 बार लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों NH4Cl को हम 2 बार लिखे हैं, है ना। तो हम 2 बार ना लिख करके, ये एक अणु है, ये भी एक अणु है, ठीक है। तो 2 अणु हो गए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के। तो हम ऐसे ना लिख करके हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे NH4Cl। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि NH4Cl के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी देखो बच्चों, यहाँ पर 2 अणु हैं। कैसे दर्शाएंगे? ऑक्सीजन को तो O से दर्शाते हैं, है ना। अब ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, पर इसके हम अणु की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब O2 2 बार होगा, जैसे O2 + O2। तो हम ऐसे ना लिख करके हम कैसे लिखते हैं, सामने 2 लिख देंगे और O2। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो अणु, ऑक्सीजन की जो अणु की संख्या है ना, वो कितना है, 2 है। इसी प्रकार से हम कैल्शियम देखेंगे Ca, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इससे ये पता चल जाता है बच्चों कि ये कैल्शियम को मान लो आप लोग बार बार 2 बार लिखोगे Ca, तो हमें ये 2 बार ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं, सामने में 2 लिख कर Ca लिख देंगे। तो इससे पता चल जाएगा बच्चों कि ये क्या है, कैल्शियम के 2 परमाणु क्रमांक हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और देखिए 3.4 में समीकरण। अब समीकरण में हम आवश्यक सामग्री लेंगे, लौह, चूर्ण, गंधक। गंधक मतलब आप लोग जानते हैं सल्फर को ही गंधक बोला जाता है। परख नली, गर्म करने का साधन। एक बड़ी परख नली में लौह, चूर्ण एवं गंधक को लेकर गर्म करेंगे, है ना। हम एक परख नली लेंगे और उसमें हम लौह के चूर्ण को और गंधक को गर्म करेंगे लेकर के। क्या आपने क्रिया के पहले लिए गए पदार्थों तथा क्रिया के पश्चात बने पदार्थों में कोई अंतर पाया? तो देखिए बच्चों, हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, आयरन, है ना। जब आयरन मतलब Fe, है ना, आयरन लोहा ही होता है, एवं जो सल्फर गंधक, इसके मिश्रण को हम जब गर्म करते हैं, जब इसे गर्म किया जाता है तो एक नया यौगिक बनता है ना। क्योंकि 2 अलग अलग तत्व हैं, तो ये क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे ना, जिसे आयरन सल्फाइड कहते हैं। इस क्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से इस प्रकार लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बच्चों, आयरन लिए थे, सल्फर लिए हैं, है ना। तो सल्फर और आयरन को जब हम एक परख नली में गर्म करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, एक एक संख्या है, सल्फर का एक संख्या और आयरन का एक एक संख्या, मतलब कि परमाणु संख्या जो है एक एक है ना, तत्वों की परमाणु संख्या एक एक है। तो यहाँ पर भी जो बना पदार्थ होता है, ठीक है, जो बना हुआ है हमारा आयरन सल्फाइड, ये भी एक ही जो इनकी संख्या है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है, ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है। इनकी जो संख्या है वो सेम होती है। इधर भी एक एक परमाणु संख्या है, यहाँ पर भी आयरन और सल्फर के एक एक परमाणु संख्या है, ठीक है। अब देखिए, कोयला हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना, ये जब क्रिया की तो क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आप लोग संख्या देख सकते हैं, कितने हैं, 2 परमाणुओं से मिलकर ऑक्सीजन बना है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है और कार्बन की संख्या 1 ही है, तो यहाँ पर भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 ही है ना। तो ये संतुलित हैं बच्चों। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना, समझ भी लो अच्छे से कि जो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये क्या है, संकेतों। ये C कार्बन के संकेत है, ऑक्सीजन जो O लिखा है O2, ये ऑक्सीजन के संकेत हैं, है ना। तो क्या होता है, संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों। अब ये क्या है, ये रासायनिक सूत्र हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी रासायनिक समीकरण में तीर, ये तीर के चिन्ह देख रहे हैं, तीर के चिन्ह के बाईं ओर के पदार्थ अर्थात जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, है ना, ये दाईं ओर है, ये क्या कर रहे हैं, सॉरी बाईं ओर है, ये क्या कर रहे हैं, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, है ना।
तो ये क्या है, क्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये जो क्रिया में भाग लेते हैं बच्चों, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और तीर के दाहिनी ओर के पदार्थ अर्थात बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो जब ये क्रिया में भाग लिए, जब क्रिया किए बच्चों, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण की जो बाईं ओर होता है वो अभिकारक होते हैं, और जो दाईं ओर जो बनते हैं, है ना, अभिकारक के पश्चात, वो क्रियाफल या फिर उत्पाद कहलाते हैं। और हम इसे तीर के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, तीर चिन्ह के दोनों ओर यदि अभिकारक अथवा उत्पाद एक से अधिक हैं, है ना, तो उनके बीच जोड़ मतलब प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने हेतु तीर की नोक का प्रयोग किया जाता है। और अभिक्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने हेतु तीर के ऊपर एवं नीचे विभिन्न परिस्थितियों जैसे गर्म करना, किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश आदि को दर्शाया जाता है। जो ये तीर के नोक हैं बच्चों, उससे हम दर्शा सकते हैं गर्म करने की गर्म करना, उसे दर्शा सकते हैं, या फिर उसमें कोई और पदार्थ उपस्थित है उसे दर्शाया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश को दर्शा सकते हैं तीर के निशानों द्वारा, है ना। और क्या होता है, जो ये प्लस का चिन्ह है ना, तो ये किसके लिए होता है, जो तीर के दोनों ओर, है ना, तीर के दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर भी, तीर के दोनों ओर क्या होता है, यदि अभिकारक अथवा उत्पाद एक से अधिक हैं, है ना, एक से अधिक हैं, तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखते हैं हम यहाँ पर फेरस, कहने का मतलब है आयरन और सल्फर। ठीक है, तो ये दो हमारे अभिकारक थे। जब हम इसे गर्म किए, है ना, तो गर्म को तीर के निशान के द्वारा दर्शा सकते हैं, अभी पढ़े हैं हम लोग। तो जो उत्पाद बना बच्चों, ये क्या बना, फेरस सल्फाइड। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व कुछ परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होना चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण में तीर के निशान के स्थान पर बराबर के चिन्ह का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए जैसे बच्चों यहाँ पर आयरन और सल्फर, है ना, ये जो तत्व है ये एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं, ये भी एक ही परमाणु का बना हुआ है। तो इधर भी देखिए ये एक एक परमाणु ही है ना। क्या यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वरना परमाणु की संख्या अधिक हो जाती है ना। तो इसे हम तीर के निशान से या फिर बराबर के निशान से भी संतुलित को हम दर्शाया जा सकता है। अब आगे देखेंगे बच्चों, समीकरण का संतुलित होना इस बात का परिचायक है ना, या फिर पहचान है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, है ना, इनका पुनर्विन्यास होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के जितने परमाणु भाग लेंगे, अभिक्रिया के अंत में उस तत्व के उतने ही परमाणु प्राप्त होंगे। ऊपर दी गई क्रिया में समीकरण के दोनों ओर आयरन तथा सल्फर के परमाणु बराबर एक एक हैं, इसलिए समीकरण संतुलित है। ठीक है, यदि तत्वों के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर अलग अलग हो तो क्या करें, आइए एक उदाहरण द्वारा समझें। जल के अपघटन मतलब टूटना, है ना बच्चों। जल को हम जब तोड़ते हैं, उसका अपघटन करते हैं, तो देखिए क्या होता है, जल के अपघटन को रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये क्या है, हमारा जल है, H2O, है ना। जब हम इसे तोड़ते हैं, अपघटन करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का ये 2 परमाणु। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या संतुलित है। यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु पर यहाँ पर 1 है ना। तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इस क्रिया के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तो बराबर है, पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। ठीक है, बाईं ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, जबकि दाहिनी ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यदि हम बाईं ओर पानी के 2 अणु लेंगे तो दोनों ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी बाईं ओर। ठीक है, यदि हम इस ओर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 लेंगे तो इधर भी संतुलित हो जाएगा, इधर भी संतुलित हो जाएगा। तो जब हम बाईं ओर लेते हैं बच्चों, तो हम 2 संख्या यदि लेंगे तो यहाँ पर न लिख करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए, परंतु इससे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समीकरण
के दोनों ओर असमान हो जाती है। अब बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं जबकि दाहिनी ओर 2। यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, यदि यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, सामने यहाँ पर 2 लिख दिए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, पर क्या हो गया, हाइड्रोजन की जो संख्या है, परमाणु संख्या, वो ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 है ना, और यहाँ पर तो ऑक्सीजन संतुलित हुई तो यहाँ पर हाइड्रोजन की अधिकता हो गई, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर अधिक हो गई और यहाँ पर कम। अब दोनों तरफ असंतुलित हो गया, फिर से संतुलित नहीं हुआ है ना। तो देखिए, अतः इसे संतुलित करने के लिए समीकरण के दाहिनी ओर, है ना, दाहिनी ओर मतलब इधर, दाहिनी ओर हाइड्रोजन के आगे 2 लिख देते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान हो जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन के सामने हम दाहिनी ओर हाइड्रोजन के सामने 2 लिख देते हैं, तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको हम गुणा कर देते हैं, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है। ठीक है, अब ये 2 जो लिखा हुआ है ये अणु 2 है ना, तो ये ऑक्सीजन के लिए लागू होता है, तो 2 अणु में ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित है बच्चों। इस समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व की संख्या दोनों ओर बराबर है, अर्थात समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का सरल एवं संक्षिप्त तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ संतुलित समीकरण यह दर्शाता है कि पानी के 2 अणु अपघटित होकर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु बनाते हैं। अभिक्रिया को परिस्थिति सहित इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बच्चों, है ना, विद्युत अपघटन जब करते हैं जल का तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। रासायनिक समीकरण से हमें निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे देखिए, पहला है अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तथा प्राप्त होते हैं। तो देखिए अभिक्रिया में कौन कौन से भाग लिए बच्चों, अभिक्रिया में तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग लिए थे, और है ना, ये जब तोड़े तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग लिए थे। ठीक है, और इनसे जो बनने वाले पदार्थ हैं वो कौन से पदार्थ प्राप्त हुए उनकी जानकारी हमें मिलती है। अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं, अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है। ठीक है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जॉन डाल्टन, है ना, जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका जन्म सन 1766 में, इनका जन्म कब हुआ था, सन 1766 में। 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना कार्य शिक्षक के रूप में गांव के एक शाला से प्रारंभ किया था। 7 वर्ष पश्चात वह शाला के प्राचार्य बने, है ना, प्रिंसिपल बने। सन 1793 ईस्वी में वह विद्यालय में गणित, भौतिकी एवं रसायन का अध्यापन करने मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने कुछ समय बाद ही इस पद से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि अध्यापन के कार्य के कारण उनके वैज्ञानिक शोध कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो बच्चों ये क्या है, मतलब प्राचार्य बन गए थे, है ना, 7 सालों के बाद ये क्या बन गए थे, प्रिंसिपल बन गए थे अपने स्कूल के। फिर उसके बाद इन्होंने जो गणित, विज्ञान, रसायन ये सब्जेक्ट है इनका अध्यापन करने के लिए कहाँ चले गए, मैनचेस्टर चले गए। ठीक है, कुछ समय बाद क्या किए, ये जो प्राचार्य पद था इन्होंने छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया, है ना, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक शोध कार्य जो कर रहे थे ये उनमें बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए ये छोड़ दिए। ठीक है, अब सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या नाम दिया, परमाणु नाम, है ना, प्रदान करने वाले रसायनज्ञों में वह अग्रज थे, मतलब पहले व्यक्ति थे। डाल्टन ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने परमाणुओं की कल्पना अति सूक्ष्म कठोर ठोस कणों के रूप में की। डाल्टन ने किसी तत्व के परमाणुओं को किसी संकेत अथवा प्रतीक द्वारा व्यक्त करने का सुझाव भी प्रस्तुत किया। डाल्टन की मृत्यु सन 1884 ईस्वी में हुई। ठीक है बच्चों, आगे हमने सीखा दिया हुआ है, ये आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े, हम क्या क्या सीखे।
बच्चों आज का आप लोग का होमवर्क में आपको ये 3.6 सारणी को कंप्लीट करना है। इसे बनाकर अपनी कॉपी में सेंड करना है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया गया है बच्चों, है ना, MgN2 और SO3। इसको आप लोग संतुलित करके दिखाएंगे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे बच्चों। ये हम लोग का चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 4th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय।